नमस्कार। आज आपका स्वागत है ये मिराज यूपीएससी में। 6 सितंबर 2022 के अब हम करंट न्यूज़ करेंगे। उसके पहले एक टैग है, पाथ इज लैंड, ट्रूथ इज पाथलेस लैंड। सबसे पहले फर्स्ट जो न्यूज़ है वह है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जिसमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस जो कि 2022 में आया था, उसके अनुसार 2023 के बाद भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ हो जाएगी। यानी भारत चाइना को पास करके दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वर्तमान में भारत की टोटल जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17% है। यानी कि हम 2030 तक 150 करोड़ तक हमारी जनसंख्या हो जाएगी और 2050 तक 164 करोड़ जनसंख्या भारत की हो जाएगी। ये सारा डाटा जो दिया गया है वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट एक चीज़ है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का सेक्शन 29A और 123। ये क्या चीज़ है? ये सेक्शन इस आधार पर हैं जो कि धर्म के आधार पर जो भी वोट मांगे जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने को लेकर जो कि बैन है उसको लेकर है। नेक्स्ट साइरस मिस्त्री का इंसिडेंट है। साइरस मिस्त्री और सीट बेल्ट का इशू है। यानी सीट बेल्ट बांधने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए सीट बेल्ट बांधना क्यों जरूरी है, एयरबैग क्यों जरूरी है, और साइरस मिस्त्री किससे उनकी डेथ हो गई है। और इसको लेकर सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स में क्या है, सेंटर का जो मोटर व्हीकल रूल्स है उसके तहत 1000 रुपये का चालान है। 1000 रुपये का चालान है और सीट बेल्ट और एयर बैग भी गाड़ी में होना अनिवार्य है। लेकिन ये जो ये चीज़ आती हैं, जो मोटर व्हीकल चीज़ आती है, ये कंकरेंट लिस्ट में है। इसलिए राज्यों को भी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसलिए राज्यों को भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। और साथ में मोटर व्हीकल एक्ट में भी 1000 रुपये चालान की बात कही गई है। अब है हिजाब विवाद। क्या स्कूल में हिजाब पहन के आया जा सकता है या नहीं? यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है। क्या आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता जिसको जो है वो पहना जाए या स्कूल के अनुशासन को रखा जाए? यानी इस हिजाब विवाद में सीधी लड़ाई आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता है और जो 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता है, उसकी लड़ाई या स्कूल का जो अनुशासन है वो रखा जाए। उसके लिए एक संविधान पीठ बैठेगी, उस पर सुनवाई करने की बात चल रही है। आर्टिकल 145 के तहत संविधान पीठ बैठती है, जिसमें 5 जो कि जज बैठेगी। और आर्टिकल 19 में भी कहा गया है कि इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ पर लगाया जा सकता है? यानी कि किसी भी चीज़ को, चाहे आपको उसमें आज़ादी है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ललित अभी चीफ जस्टिस हैं, वो इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट राजनीतिक दलों के नामों में क्या है धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, क्योंकि उसके भी कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी कि राजनीतिक दलों को धार्मिक शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का सेक्शन 123 जो कि धर्म के आधार पर वोट मांगने को बैन करता है और उसके लिए भी पेनल्टी लगाई गई है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसमें जैसे कि मुस्लिम, इस पार्टी के नाम में मुस्लिम आ रहा है, हिंदू एकता दल, AIAMAI जो कि उसुद्दीन ओवैसी की पार्टी हैं, और जैसे कि पंजाब में पार्टी हैं अकाली दल पार्टी हैं। ऐसी कई पार्टियां हैं जो कि धार्मिक शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे EMI के झंडे में चांतर का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या यह रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का उल्लंघन करता है? क्या उसके सेक्शन 29A और 123 का उल्लंघन करता है? ये सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में हल होना है। नेक्स्ट UCO यूज्ड कुकिंग ऑयल का डबल इस्तेमाल हो रहा है।
यानी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जिसमें पोषण की सुरक्षा करनी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जिसमें हेल्थ को लेकर है। तो यूँ तो इन दोनों को पूरा करना है तो यूज्ड कुकिंग ऑयल को ठीक करना पड़ेगा। यूँ तो एक तरह से यूज्ड कुकिंग ऑयल बैन है, यानी एफएसएसआई ने बैन कर रहा है, लेकिन एफएसएसआई की रिपोर्ट बताती है कि 60% जो भी यूज्ड कुकिंग ऑयल है वो वापस फूड चेन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? वो वापस खाद्य प्रणाली में आ रहा है। ऐसे ही एफएसएसआई ने क्या किया कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स निकालता है। एफएसएसआई स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो 2022 निकाला, उसमें उन्होंने बताया कि तमिलनाडु की सबसे ख़राब स्थिति है, जहाँ पे अधिकांश जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है वो वापस आ जाता है। उनका या तो रीयूज़ किया जाता है या फिर फ्रेश ऑयल में मिक्स करके वापस वो फूड चेन में किसी तरह से आ जाता है। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री के नीचे एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, यानी CCRAS। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, उसका नाम है स्पार्क प्रोग्राम। तो स्पार्क प्रोग्राम रिलेट टू आयुष मिनिस्ट्री। नुआखाई फेस्टिवल है जो उड़ीसा में मनाया जा रहा है, जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। एक तरह फसलों की जो हार्वेस्टिंग की जाती है तब मनाया जाता है नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में। फिर लोकायुक्त लोकपाल एक्ट 2013 से संबंधित न्यूज़ हैं। तो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। उसमें 50% सदस्य ST SC OBC माइनॉरिटी या वुमेन्स होने चाहिए, साथ ही 50% न्यायिक होनी चाहिए। ये बात है। ये प्रधानमंत्री से लेकर ABCD ग्रुप के अधिकारी, सांसद और विधायक सभी की जांच करती हैं। विधायक नहीं आता इसमें, केवल सेंट्रल के अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी बोर्ड, निगम, बॉडी, संस्था जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बनी हैं, गवर्नमेंट फंडिंग करती हैं या गवर्नमेंट के तहत स्वायत्त हैं, यानी वो सारी बॉडी, निगम और संस्था जो एक तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बनी है, दूसरी जिसमें गवर्नमेंट फाइनेंस करती हैं, तीसरा गवर्नमेंट जिसमें आंशिक फाइनेंस करती हैं, वो भी बॉडी लोकपाल के अंतर्गत आएगी। साथ में वो भी बॉडी आएगी जो 10 लाख से अधिक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेती हैं या विदेशी दान लेती हैं, 10 लाख से अधिक, वो भी लोकपाल के दायरे में आती है। इसमें कैसे सिस्टम होता है? इसमें पहले केस होता है जो लोकपाल के पास जाता है, और लोकपाल के बाद वो सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाता है, यानी CB के या CBC के पास भेजा जाता है, और उसके बाद कार्रवाई होती है। नेक्स्ट शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया गया है। इस समय PM श्री करके PM श्री स्कूल करके एक योजना चालू की गई है। PM श्री स्कूल का पूरा नाम है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, या इसे PM श्री नाम दिया गया है। इसे PM श्री नाम दिया गया है। इसमें यह एक प्रयोगशाला की तरह काम करेगा। उसमें 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। उसमें 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। तो यह एक तरह की सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, केंद्र सरकार करेगी इसको, है ना। अब एजुकेशन के लेके जो भी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, दूसरी आई थी 1946 में, तीसरी आई थी 1920 में। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया है, जो 2017 में एक कमेटी बिठाई गई थी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक एजुकेशन को लेकर कमेटी बिठाई गई थी 17 में। उसकी रिपोर्ट के आधार पर नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के क्या फीचर हैं, उसमें यह बात कही गई कि हम 6% GDP का खर्च करेंगे, या नई एजुकेशन पॉलिसी में 6% ऑफ GDP का खर्च करने की बात करी गई। लेकिन वर्तमान में देखा तो 2019-20 में ओनली GDP का 1% भी नहीं, 0.52% खर्च किया जाता है। और 2010-11 का डाटा देखिए तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा खर्च किया जा सकता था, लेकिन वो भी 1% से कम था, यानी 0.86% था। लेकिन अब गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि GDP का 6% का खर्च करने की कोशिश करी जाएगी। ग्रोस इन्वायरमेंट रेशियो देखी जाए, वो भी हायर एजुकेशन में देखा जाए तो 19-20 में 27% है, जो कि पहले से बड़ा है। अगर 18-19 का देखा जाए तो जो कि 26% था ग्रोस इन्वायरमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन।
लेकिन वो अब बढ़कर 27.1% हो गया है। ऐसा ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट बताती है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट बताती है कि 2019-20 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 19-20 में ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो GER यानी ग्रोथ यानी सकल नामांकन अनुपात वो 27% हो गया है, लेकिन वो फीमेल में ज़्यादा है। फीमेल में 27.3 हैं और मेल में कम है। इसका मतलब है कि लड़कियां हायर एजुकेशन में ज़्यादा नामांकन हो रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद देखा जाए तो GDP में 6% खर्च करने की बात करी गई। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 10+2 का सिस्टम चल रहा था उसकी जगह 5+3+3+4 का सिस्टम चलेगा। और साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत MHAD नाम जो मिनिस्ट्री की थी उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया था। वही न्यू जो रिटर्न आई है साइरस मिस्त्री की, जिसमें सीट बेल्ट न बांधे पर एयरबैग न होने की वजह से, जो पिछली सीट में न होने की वजह से और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। साइरस मिस्त्री पहले टाटा सन्स के चेयरमैन थे, है ना। तो अभी क्या रूल है, यानी कंपलसरी सीट बेल्ट का रूल तो ये मोटर व्हीकल एक्ट में उसके रूल्स में है, लेकिन फिर भी उसका कंप्लाइंस सही नहीं हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो और भी क्या क्या कारण है, मतलब क्या कारण है कि एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस बात पर आप सोच सकते हो। नेक्स्ट, भारत में स्टार्टअप को लेकर क्या सिनेरियो है उसके बारे में न्यूज़ हैं। भारत तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यानी यहाँ पे बहुत यूनिकॉर्न की संख्या भी बहुत सारी है। यूनिकॉर्न उसे कहते हैं, यानी 105 यूनिकॉर्न उसे कहते हैं जब 1 बिलियन से ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन हो, या मार्केट कैपिटलाइजेशन किसमें हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि हिंदी में बाजार पूंजीकरण, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन से ज़्यादा हो, उसे हम यूनिकॉर्न की श्रेणी में रखेंगे। तो भारत में कम से कम 105 यूनिकॉर्न हैं और भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यानी यूएसए और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया है। और इंडिया में 75,000 स्टार्टअप हैं। कितने? 75,000 स्टार्टअप हैं और उसमें से 49% तो टायर 2 टायर टी सिटी के अंतर्गत आते हैं। 75,000 स्टार्टअप है टोटल, उसमें से 49% टायर 2 टायर 3 सिटी के अंतर्गत आते हैं। और टोटल यूनिकॉर्न भारत में देखा जाए तो वो 105 यूनिकॉर्न हैं, जिसमें इसका मतलब होता है यूनिकॉर्न का 10 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। साथ में स्टार्टअप की स्थिति देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग देखी जाए तो 130 कंट्री में से 46 नंबर पर हमारी रैंक आती है। भारत का नंबर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना आता है? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 130 देशों में 46 नंबर पर भारत का नंबर आता है और 75,000 स्टार्टअप भारत में हैं। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? या नई कंपनियां जो अभी माल या उत्पाद या सेवा उत्पन्न करने वाले नए जो आए हैं, जिसमें एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और पेटेंट में हमारी देखें तो हम 90 स्थान पर है। पेटेंट फाइलिंग में हम कितने नंबर पर हैं? तो पेटेंट फाइलिंग में हम विश्व में 90 नंबर पर हैं। नेक्स्ट, जब एथिक्स का क्वेश्चन जाए, क्या सिविल सर्वेंट को अपने पर्सनल व्यू दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आर्टिकल 19 तो उसको भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन इससे शासन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। केवल का मतलब है कि राज्य में अनुशासन बनना चाहिए, उसमें विद्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल का रूल 9 देखिए तो उसमें बताया गया है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो डिसिप्लिन की बात की गई है, क्योंकि एक तरफ डिसिप्लिन आ जाते हैं, एक तरफ फंडामेंटल राइट आ जाने चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि क्या चिल्ड्रन को पर्सनल व्यू दे सकता है या नहीं दे सकता है। नेक्स्ट थोड़ा इंग्लिश का है। ये है सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो ये केस पूरे केस का चार्ट है, यानी ये जो सारे दे रखे हैं ये प्रोनाउन और नीचे नाउन दे रखा है। तो केस क्या होता है? केस यह होता है कि वह जो नाउन या प्रोनाउन है वह किस पोजीशन में रखा गया है।
यानी कि जो सब्जेक्ट में रखा है, जैसे आई वी यू दे, जब इनको सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है तो आई यूज़ किया जाता है। अगर आई को ही अगर ऑब्जेक्ट में यूज़ किया जाए तो उसे मी कह देते हैं और आई कह देते हैं, और वी का अस हो जाता है, यू का यू हो जाता है, ही का हिम, शी का हर, ई का इट, दे का देम हो जाता है। और आई को किसी संबंध बताया जा सकता है, हमारा किसी से यानी मेरा किससे संबंध बताया जाएगा, तो जैसे कि माई बुक, माई पेन, तो वो पोसेसिव केस में हो जाएगा, पोसेसिव केस में हो जाएगा। और फिर पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव अलग है, पोसेसिव प्रोनाउन अलग है। जब पोसेसिव एडजेक्टिव है, जो नीचे एडजेक्टिव रखा है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इनके पीछे हमेशा नाउन आता है और इनके पीछे हमेशा नाउन नहीं आता। ये वाक्य के शुरू में या लास्ट में हो सकते हैं, लेकिन इनके पीछे नाउन कभी नहीं होता और इनके पीछे नाउन हमेशा होता है। ये बात याद रखने की है। अब नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, आज का ख़त्म हुआ, कल का रिमेस्ट होगा। नमस्कार, धन्यवाद।